हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी का। तो यहाँ पे 11 से 20 तक हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन इसके जस्ट पहले के वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो आप सभी को पता है कि जो मानसिक आयु कैसे निकाला जाता है, तो आपको IQ का पता है, ठीक है। बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है, तो ये होता है MA मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, ठीक है। यानी कि मानसिक आयु और ये होता है वास्तविक आयु गुना 100 होता है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 16 वर्षीय बच्चा यानी कि क्रॉनिकल एज हमारा कितना है, 16 है, ठीक है। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, यानी कि IQ का वैल्यू कितना है, तो 75 है, ठीक है। और ये हो गया मेंटल एज, ये हमको निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे MA का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू आता है आपका 12, ठीक है। इसको कैलकुलेट की जगह ये वैल्यू 12 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को भी आप याद रखिए, जो आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कहता है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धांक बताना है किस रूप से जो है शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पूर्ण रूप से, उच्च, मध्यम, कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे तो कोई भी चीज़ पूर्ण यानी 100% नहीं होता, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मध्यम बता रहे हैं, एक निगेटिव वे में ये भी है, और कम से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर हो जाएगी, उच्च रूप से जो है बुद्धि लब्धि जो है शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो आप लोग भी अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा, आपका कितना करेक्ट हुआ। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप इसी तरह का रोज टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे अधिक मोटिवेट कौन कर सकता है। बाह्य कारक, या फिर असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तीसरा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। चौथा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है। देखिए, बाह्य कारक तो जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बना रहता है, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है असफलता से बचने के लिए, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ये भी ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सकता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव वे में ले जा रहा है हमको। उसके बाद यहाँ पे है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे सरल या कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने यानी चयन करने की प्रवृत्ति, तो ये एक बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं माना जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी वैसे कार्यों को करने जिससे कि हमें संतुष्टि मिलती है, उस कार्य को हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम रूप से हमको वो क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो यहाँ पे 3 चीज़ के बारे में वो क्लियरली वो इंडिकेट करता है, लेकिन एक चीज़ को नहीं करेगा। तो वो किसको नहीं करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में कहता है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे में विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तीसरे में संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और चौथे में है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर पहला का बात करें तो इसमें देखिए कहता है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सही, बिल्कुल सही बात है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी जो टॉपिक होता है उसको हम डिफरेंट तरीके से जो है मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा का बात करें तो विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है संवेगात्मक, यानी कि जो इमोशन होता है हमारा, ठीक है, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। IQ से इमोशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि बुद्धि जो है प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय, यानी कि एक सेट होता है जिसके अंतर्गत ही कोई भी जो व्यक्ति सोचता है। तो हर किसी का सोचने का जो है तरीका वो डिफरेंट होता है, यानी कि बुद्धि जो बहुआयामी होता है, एक सेट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक समान जुड़वां भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित
होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, मतलब एक अमीर परिवार में, एक गरीब परिवार में। ठीक है, तो यहाँ पे उसके आईक्यू के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या अवलोकित करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें कहता है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरे में है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और चौथे में सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बुद्धि लब्धांक को यानी आईक्यू को प्रभावित नहीं करता है। यानी आप गरीब हैं तो पढ़ने में कमजोर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। तो यहाँ पे देखिए सिवाय लिखा हुआ है, यानी किसको छोड़कर। तो सीखने के लिए आकलन जो होता है, देखिए सीखने के लिए आकलन सबसे पहले आपको बता दूं ये होता है किस लिए, आप अपने अधिगम में सुधार करने के लिए सीखने के लिए आकलन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ को छोड़कर बाकी यहाँ पे सही है सभी, वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 4 आपके पास गिवन है। सबसे पहले कहता है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, दूसरा है विद्यार्थियों की क्षमताएं, तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और चौथा है विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, यहाँ पे सीखने के लिए आकलन जो होता है, बाकी यहाँ पे 1, 2 और 4 के लिए तो होता है, लेकिन 3 के लिए नहीं होगा। यहाँ आवश्यकता से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी अधिगम शैली, अगर मान लीजिए सीखने के लिए आकलन क्या होता है कि अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब कि अधिगम शैली में सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे विद्यार्थी की क्षमता, यानी कि विद्यार्थी के अंदर क्या कैपेसिटी है, किस चीज़ को किस तरीके से गेन करता है उसका भी पता चलता है, और विद्यार्थी क्या त्रुटि कर रहा है वो भी पता चलता है। लेकिन आवश्यकता एक डिफरेंट चीज़ होता है जो कि अधिगम सीखने के लिए नहीं होता। अगर आप सीखने के लिए आकलन क्या हुआ कि उसमें कुछ कमी हो जाना, उसमें सुधार करना, तो आवश्यकता में क्या सुधार होता है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है। तो 3rd नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला है स्मृति, दूसरा है अनुशासित स्वभाव, तीसरा है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, चौथा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा शिक्षकों के बीच में। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मोनिका एक शिक्षिका है, वो एक लड़की से क्वेश्चन प्रश्न करता है। ठीक है, और एक लड़का से प्रश्न करता है। तो जब लड़की से प्रश्न करता है तो अगर वो जवाब नहीं देती है तुरंत उस दूसरे लड़के से प्रश्न करता है। अगर वो लड़का जवाब नहीं देता है तो इसके लिए प्रश्न दूसरा ला देती है, लेकिन इसको ये नहीं कि वो दूसरे से फिर प्रश्न पूछती है। तो ये क्या हो गया, तो वही चीज़ आपको बताना है। तो फर्स्ट में है राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस स्थिति से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। तीसरे में अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। चौथा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ये डायरेक्टली दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो पहला है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। दूसरा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। उसके बाद है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। चौथा है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। तो जहाँ पे कड़ाई का बात है उसको देख के ही हटा देना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर फर्स्ट का बात करें संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों, तो यहाँ पे कहीं भी डिफ्रेंशिएट का बात होगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार की बात हो रही है, और लेकिन इसका क्या है अधिसंज्ञान। इसके बिहेवियर को जो है
जानकारी में रखना चाहिए शिक्षकों द्वारा ताकि उसको दूर किया जा सके। तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है। अगर तीसरा का बात करें, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, तो भर्ती करने से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का क्या होना चाहिए, तो अधिसंज्ञान होना चाहिए, उनके जानकारी में वो चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो देखिए विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए जो बच्चे वंचित है, जो नहीं आ सकते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका बेटर होगा, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में कहता है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। उसके बाद है आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। चौथा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पूरा चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ पता चल गया होगा कि अगर जो बच्चा जहाँ रहता है, अगर उसी आवास के पास आसपास विद्यालय खुल जाए, यानी आवासीय विद्यालय खुले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का 10 क्वेश्चन। आपने कितना इसमें करेक्ट किया आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी के और जो 10 क्वेश्चन है इसमें, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा नेक्स्ट सेशन को पाने के लिए। धन्यवाद।